हेलो नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महान सम्राट अशोक का सही इतिहास के बारे में, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषाविद हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अंतर्राष्ट्रीय भाषाविद की उपाधि प्राप्त है। उस पुस्तक का नाम है सम्राट अशोक नया परिप्रेक्ष्य, जो कि आज अब सम्राट अशोक का नया इतिहास के नाम से है। उसी पुस्तक की सीरीज आज शुरू करेंगे। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। एक कहावत है कि जब कोई भी शोषक किसी शोषित का इतिहास लिखता है तो वो उसमें यह स्वाभाविक है कि वो शोषक अपनी ही महिमाओं का मंडन करता हुआ दिखेगा, ना कि उस शोषित का, कि वो किन मार्मिक कष्टों से गुजरा होगा या उसकी क्या दशा रही होगी। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शौर्य गाथा का वर्चस्व का ही बखान करता रहेगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि निष्पक्ष रूप से वर्णित इतिहास को समझना बहुत ही जरूरी है, जो कि खनन के द्वारा प्राप्त साक्ष्यों की भाषा शैली और उस समय कालखंड के समय के आए हुए विदेशी स्कॉलर्स के नोट्स के माध्यम से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। उसको जानने पहचानने की, परखने की बहुत ही आवश्यकता है। आज वर्तमान में भी बहुत से स्कॉलर्स हमारे अपने देश व विदेश के पूर्व में लिखित महाकाव्यों व इतिहास की विवेचना कर रहे हैं। उसको समझने की आवश्यकता है, तभी तो हम आप सभी सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे या कहें कि जान पाएंगे। पूर्व में लिखित काव्यों व महाकाव्यों और इतिहास का सही स्टडी करने पर हम सभी को ये पता चलता है कि तमाम तरह की ऐसी भ्रामक बातों का उनमें वर्णन है, जो कि आम जनमानस के लिए व देश के लिए हितकर नहीं है। तो अब हम ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और देखते हैं कि इस सम्राट अशोक नया परिप्रेक्ष्य या सम्राट अशोक का नया इतिहास में लेखक अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने क्या लिखा है। तो उन्होंने भूमिका में बताया है कि मौर्य काल के बारे में मेगास्थनीज ने ऐसा लिखा है कि भारतवर्ष के लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे, मकानों में ताले नहीं लगाते थे और न्यायालयों में बहुत कम जाते थे। निश्चित प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल जो था वो स्वर्णिम युग कहा जाता था। उस समय पाटलिपुत्र दुनिया के गिने चुने प्राचीन नगरों में एक हुआ करता था और पाटलिपुत्र के मध्य में मौर्यों का राजप्रासाद स्थित था। स्ट्रैबो ने ऐसा लिखा है कि पाटलिपुत्र का जो राजभवन है वो एशिया के प्रसिद्ध सूसा और एकबटना के राजभवन से कहीं अधिक शानदार हुआ करता था।
जो लोग मौर्य कला पर ईरानी कला के प्रभाव के पक्षपाती हैं, उन्हें इसका जवाब खोजना चाहिए। मेगास्थनीस ने लिखा है कि मौर्यों के शाही महल के स्तंभों पर सोने की बेलें चढ़ी हुई हैं। चांदी के पक्षियों को उन पर सजाया गया है। सोने चांदी से शाही महल सुसज्जित था। कोई 500 साल बाद आए चीनी यात्री फाहियान ने जब पाटलिपुत्र स्थित राजभवन को देखा तो वो दंग रह गया। उसने अपने नोट्स में लिखा है कि शहर के बीच शाही महल और उसके हाल पहले की तरह अब भी खड़े हुए हैं। वह दांतों तली उंगली दबाकर आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसा निर्माण कार्य मानव शक्ति के बलबूते की बात नहीं है। पुरातात्विक आधार पर अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से पूरब में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। प्राचीन भारत का कोई भी सम्राट इतने विस्तृत क्षेत्र का स्वामी नहीं था। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि 2000 साल से भी पहले भारत प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए उसके ब्रिटिश अधिकारी अपनी व्यर्थ की आहें भरते रहे और जिसे 16वीं-17वीं शताब्दी के मुगल बादशाह भी कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सके। अशोक के राजपद का आदर्श था कि हर समय और हर जगह पर मुझे जनता की आवाज़ सुनने के लिए बुलाया जा सकता है। चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ और मैं चाहे अंतःपुर में हूँ और मैं सो रहा हूँ या अपने उद्यान में हूँ, मेरे राज्य के अधिकारी जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है। सर्वलोक हित से बढ़कर के कोई दूसरा काम नहीं है। सभी मनुष्यों को अपनी संतान मानने वाले सम्राट अशोक ने जगह जगह मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए और कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, सड़कों पर पेड़ लगवाए। अशोक अपने जनहितकारी कार्यों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है और क्षेत्र में उनकी मुकाबले का दूसरा कोई शासक इतिहास में मिलना कठिन है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने गंगा घाटी के धर्म को उठाकर विश्व धर्म का रूप दे दिया। लेनिन ने मार्क्सिस्ट सिद्धांतों को लागू किया और सम्राट अशोक ने महामानव बुद्ध के सिद्धांतों को लागू किया और इस सिद्धांत पर चलकर वे दुनिया में वो मुकाम और शोहरत हासिल किए जो कि बहुत ही कम सम्राटों को नसीब हुआ। जिस दार्शनिक और दर्शन की खोज में सम्राट अशोक के पिता यूनान तक अपनी आंखें गड़ाए हुए थे, अशोक की आंखों ने वो दार्शनिक और दर्शन यहीं भारत में ही खोज निकाले। सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख देश के कोने कोने से देखा जाए तो बिखरे पड़े हुए हैं। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए पाषाणों को कटवाकर गुहाएं बनवाई। बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और जगह जगह स्तंभ खड़े किए जिसकी चमक बहुत ही शानदार है। अशोक स्तंभ कारीगरी के अनोखे नमूने हैं। 40 से 50 फीट ऊंचा एक ही पत्थर के बने हुए जिनकी चिकनाई से प्रत्येक युग के वासी अचंभित होते हुए आए हैं। सारनाथ स्तंभ पर सिंहों की जैसी शक्ति का प्रदर्शन है। उनकी फूली हुई नसों में जैसी स्वाभाविकता है, वह न केवल इस देश के बल्कि समस्त संसार के मूर्ति विन्यास में अप्रतिम है। मौर्य शासन वस्तुतः अनुशासन था। जयचंद्र विद्यालंकर इसे अनुशासन ही मानते हैं। सुविधा के हिसाब से इसे प्रशासन भी कहे तो
रोमिला थापर ने लिखा है कि मौर्य शासन प्रणाली विस्तृत रूप से नियोजित की गई थी, जिसमें अनेक विभाग और अधिकारी हुआ करते थे जिनके कार्य पूर्णतः स्पष्ट कर दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि यह प्रशासन अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के प्रशासन से कहीं अधिक संगठित था। सेना भी ऐसी कि सेल्यूकस की फौज को हारना पड़ा, जबकि मुगल सेना दुर्बल पुर्तगाली फौज से हार गई थी। सही अर्थों में मायने में सम्राट अशोक वो पहले राष्ट्रीय शासक थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक भाषा और लिपि देकर के एक सूत्र में बांध दिया था। स्वतंत्र भारत में सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष को अपने राज चिन्ह के रूप में ग्रहण कर मानवता के इस महान नायक के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब हम आगे जानते हैं कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी पहले अध्याय अशोक वंश और अशोक के वंश परिवार और उनके जीवन के बारे में क्या लिखते हैं। अशोक वंश परिवार और जीवन में उन्होंने लिखा है कि जो जीता वही सिकंदर है और जो सिकंदर को जिताया वो सेल्यूकस है और जो सेल्यूकस को भी जीता वही मौर्य है। इसमें ये सिक्के सेल्यूकस के हैं और सेल्यूकस के सिक्कों पर उसका नाम अंकित है। ग्रीक में लिखा हुआ है जिसका अंग्रेजी रूपांतरण सेलिकाई होगा और सेलिकाई का हिंदी जब रूपांतरण करेंगे तो वो सेलिउक होगा, ओवाई साइलेंट रहेगा। सेल्यूकस का वास्तविक नाम सेलिउक ही था। उनके सिक्के इस बात की पुष्टि करते हैं। सेल्यूक से जो सेल्यूकस और बाद में जो सेल्यूकस बना उसका अंतिम सा पुल्लिंग के कारण है। सेल्यूकस का वास्तविक नाम सेल्यूक ही था। सतयुग की अवधारणाएं क्या हैं? यही कि तब लोग सभी सच बोला करते थे, झूठ कोई नहीं बोलता था, चोरी डकैतियाँ नहीं होती थी, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, लोग बहुत ही ईमानदारी से रहा करते थे, आपस में भाईचारे का नाता था और परस्पर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, शांति रहा करती थी। यदि प्राचीन भारत में ऐसी स्थिति की कोई कमोबेश झलक देखने को मिलती है तो वो हो इतिहास में मौर्यों का शासन काल ही में मिलती है। मौर्य काल के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत के लोग कभी झूठ नहीं बोला करते थे, मकानों में ताले नहीं लगाए जाते थे और न्यायालयों को लोग बहुत ही कम जाया करते थे। यदि प्राचीन भारत में सतयुग की कमोपेश परिकल्पना की जा सकती है तो वो हो मौर्य शासन काल ही रहा होगा। याद कीजिए भारत का वो स्वर्णिम युग, तब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी प्राचीन भारत या जम्मू द्वीप के हिस्से हुआ करते। शरणार्थी कोई उस समय नहीं हुआ करता था, सभी यहीं के मूल नागरिक हुआ करते थे। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति में इतिहासकारों ने विष्णु पुराण और विष्णु पुराण की टीका का भरपूर इस्तेमाल किया है, ये मान करके कि ये काफ़ी प्राचीन है और इसीलिए इसका सबूत भी मजबूत है। परंतु विष्णु पुराण की टीका की बात छोड़िए, खुद विष्णु पुराण में कई किल राजाओं का वर्णन मिलता है और इन कई किल राजाओं ने आंध्र देश पर 500 ईसा
से लेकर के 900 ईस्वी तक अपना शासन किया। जाहिर है कि विष्णु पुराण की टीका मौर्य राजाओं के सैकड़ों साल बाद में लिखी गई और इतिहासकारों को इसका इस्तेमाल इसी रूप में करना चाहिए। अतः मौर्यवंशी शासन व्यवस्था और इतिहास के लेखन में जिन अनेक पुराणों का इस्तेमाल इतिहासकार करते आए हैं, उनकी काल प्रामाणिकता संदिग्ध है और ऐसी सामग्री इतिहास को खतरे में डाल सकती है। 12 पुराण और स्कंद पुराण में रामानुजाचार्य का उल्लेख है, जबकि रामानुजाचार्य 11वीं सदी में हुए थे। भविष्य पुराण में तो मुगल काल क्या अंग्रेजों के काल तक का वर्णन मिलता है। विक्टोरिया का इतिहास भी इसमें दर्ज है। झूठ है कि मौर्यों की उत्पत्ति किसी मूरा नामक दासी से हुई थी। मौर्य का संस्कृत रूप मौर्य है। पाली, प्राकृत और संस्कृत किसी भी भाषा के व्याकरण के अनुसार मूरा से मौर्य शब्द की उत्पत्ति नहीं हो सकती या नहीं बनेगा। मूरा नामक दासी की कहानी मौर्य वंश को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई। मौर्य वास्तविक है और मौर्य कृत्रिम है, वरना गया में आज भी फाल्गुन तट पर मौर्य घाट और कैमूर में बसहा गांव के पास स्थित अशोक शिलालेख की पहाड़ी मठ मौर्या नाम से नहीं जानी जाती। मौर्य गण टोटेम था मोर पक्षी। मोर ना तो आर्यों का है और ना ही द्रविड़ों का, मोर आस्ट्रिकों का है। मोर की जड़ आर्य द्रविड़ भाषाओं में नहीं मिलेगी, इसकी जड़ आस्ट्रिकों की भाषाओं में मिले। संताली, मुंडारी हो, मोन, सबर, मलय आदि आस्ट्रिक भाषाएं हैं और ये भाषाएं हजारों हजार मील की दूरी पर हैं। अचूक एकता है इनमें, परंतु आसपास की सटी भाषाओं से एकदम बेखबर। देखिए एकता का सूत्र इन्हें कैसे बांधता है। मोर को संताली में मारक कहा जाता है और मुंडारी में मराह, हो में मराह, मोन में मराक, सबर में मर, मलय में मेर आदि कहा जाता है। मौर्य गण का नस्ल सिद्धांत यहीं से प्रतिपादित होगा। मौर्यों का जमाना था। भारत और यूनान के बीच आवाजाही थी। तब ग्रीक और प्राकृत का मेलजोल भी था। ग्रीक में एक शब्द एंड्रोदमस का प्रचलन काफ़ी है और एंड्रोदमस में 2 शब्दों का मेलजोल है। एंड्रो ग्रीक का और दमस प्राकृत का शब्द है। ग्रीक में एंड्रो का अर्थ पुरुष होता है और प्राकृत में दमस का अर्थ जीतने वाला होता है। एंड्रोदमस का अर्थ है कि जीतने वाला पुरुष। और चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस क्यों कहा जाता है? एंड्रोकोटस में 2 शब्दों का मेलजोल है। एंडो ग्रीक का और कोटस प्राकृत का शब्द है। ग्रीक में एंड्रो का अर्थ पुरुष और प्राकृत में कोटस का अर्थ किले वाला होता है। एंड्रोकोटस का अर्थ किले वाला पुरुष हुआ। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने किले वाला पुरुष यूं ही नहीं कहा। पाटलिपुत्र की किलेबंदी ऐसी थी कि पक्षी भी वहां पर नहीं मार सके। किलेबंदी को देखकर मेगास्थनीज भी चकित रह गए थे। मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र की किलेबंदी ऐसी कि नगर के चारों ओर मोटी लकड़ी की दीवार थी। दीवार के बीच बीच में मोर्चे बने हुए थे और चारों ओर 60 फीट गहरी एवं 600 फीट चौड़ी खाई थी। दीवार में 64 दरवाजे और 570 बुर्ज हुआ करते थे।
पढ़ा है कि चंद्रगुप्त की हुकूमत पाटलिपुत्र से चलती थी। गुप्त काल में ही फाहियान भारत आए थे। वे पाटलिपुत्र में गए। आश्चर्य की बात है कि फाहियान को पाटलिपुत्र में गुप्त राजाओं का कोई राजप्रसाद नहीं दिखा या नहीं दिखाई पड़ा। कोई गुप्त राजा भी नहीं मिले। इसके उलट विपरीत उन्हें फाहियान ने पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के भव्य राजप्रसादा का अवलोकन किया। तारीफ में लिखे हैं कि इतना सुंदर इस लोक के लोग नहीं बना सकते। आश्चर्य की कोई 500 साल बाद भी वहाँ राजप्रसाद जस का तस खड़ा था। मौर्य काल वह स्वर्णिम युग था। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग नहीं था। स्वर्णिम युग की परिकल्पना कलम की ताकत से इतिहासकारों के द्वारा खड़ा किया गया एक प्रकार का हुआ है। जिस अजंता एलोरा की गुफाओं को घसीटकर इतिहासकार गुप्त काल से जोड़ते हैं, उस अजंता पर ना तो गुप्त राजाओं का शासन था और ना ही उनका संरक्षण था। जिस नालंदा बौद्ध महाविहार को इतिहासकार गुप्तकालीन मानते हैं, वह वस्तुतः मौर्यकालीन है। और जिस भुमरा और नचना की इमारतों को गुप्त राजाओं की देन बताई जाती है, वो वस्तुतः नागवंशियों की देन है और नागवंशियों की है। जिस लाट पर खुद समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखवाई है, वो सम्राट अशोक का है। जिस सुदर्शन झील पर स्कंदगुप्त का विशाल पट लगा हुआ है, वो सुदर्शन झील भी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। जिस पटना में गुप्त राजाओं का शाही महल था, वो शाही महल भी मौर्यों का था। जिस गुप्त काल में फाहियान भारत आया था, वो गुप्त जैसे राजाओं को जानता भी नहीं था। जिस गुप्त साम्राज्य की विशालता की प्रशंसा उसने की है, वह चोल साम्राज्य से भी छोटा था। जिस गुप्त साम्राज्य की साहित्यिक उपलब्धियों का यशोगान है, उनकी प्रायः प्रामाणिकता जो है वो हमेशा संदिग्ध है। कुल मिलाकर के गुप्त काल के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिसके बलबूते उसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जा सके। भारत का जो असली स्वर्ण युग था, वह मौर्य काल ही था। विश्व इतिहास की झलक में जवाहरलाल नेहरू ने प्राचीन भारत के इतिहास से स्वतंत्र शीर्षक लिखने के लिए सिर्फ 3 राजाओं को चुना है: चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और हर्षवर्धन। और ये जो चुना वो सभी बौद्ध शासक रहे या राजा रहे, कोई वैदिक नहीं थे। आश्चर्य है कि उनमें से 2 मौर्य वंश के थे। कल्पना कीजिए कि अब से कोई 2500 साल पहले जब मौर्यों का शासन था, तब बाकायदा विदेशियों की देखरेख के लिए समिति थी और ये समिति विदेशियों के आवास और बीमार पड़ने पर चिकित्सा का इंतजाम किया करती थी। देश में विदेशियों की पुख्ता सुरक्षा, सुखद सफ़र और आखिर में सम्मान सहित सीमा तक की विदाई, ये बात एक विदेशी राजदूत मेगास्थनीज ने ही लिखी है, कोई देसी आदमी के द्वारा नहीं लिखी गई। आज 2500 साल बाद हम कितने सभ्य हुए हैं कि एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। इंग्लैंड के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन ने अशोक द सर्च इंडियाज लास्ट एम्परर 2012 नामक एक पुस्तक लिखी थी।
कहने का मतलब चार्ल्स एलन ने द सर्च ऑफ इंडियाज लास्ट एम्परर नामक एक पुस्तक 2012 में लिखी। तो उसमें चार्ल्स एलन ने लिखा है कि भारत के जो हिंदू मंदिर सर्वाधिक प्रमुख हैं, वो उनकी संरचना देखी जाए तो वो बुद्धिस्ट संरचना लगती है। उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया है, वो कहते हैं कि जो मंदिर भारत के 4 कोनों पर स्थित हैं उसे ही लिया जा सकता है। उत्तराखंड का बद्रीनाथ और पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा, पंढरपुर का विट्ठलनाथ में या तो तागत बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या फिर लिंग में परिवर्तित किया गया है। दुनिया भर के इतिहासकार सम्राट अशोक की जन्म तिथि को लेकर के हैरान हैं। आखिर चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक की जन्म तिथि क्यों और कैसे? बात 408 ईस्वी की है, जिस समय फाहियान पाटलिपुत्र में मौजूद थे। वो अप्रैल महीने की 19 तारीख थी, दिन रविवार था। पूरा पाटलिपुत्र अशोक जयंती के जलसे में डूबा हुआ था। फाहियान ने इस जलसे का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। तब भारत में शक संवत का प्रचलन हुआ करता था। 408 ईस्वी का शक संवत में रूपांतरण 330 होगा। शक संवत 330 में चैत का अधिमास लीप ईयर लीप मंथ था। कैसे अधिमास था? इसका सूत्र है कि 330 में 12 का गुणा कीजिए और फिर 19 का भाग दीजिए। यदि शेषफल 9 से कम होगा तब समझिए कि शक संवत 330 का साल अधिमास होगा। और गणना करने पर शेषफल 8 आता है तो साबित हुआ कि शक संवत 330 अर्थात 408 ईस्वी में अधिमास था। अब जानिए कि किस महीने में अधिमास था। इसके लिए 2 फार्मूले हैं, 2 सूत्र हैं। पहला यह है कि शक संवत 330 में 1666 को घटाइए और फिर 19 का भाग दीजिए। यदि शेषफल 3 है तो समझिए कि वह चैत का अधिमास था। और दूसरा सूत्र यह है कि शक संवत 330 में 928 घटाएं, फिर 19 का भाग दीजिए। यदि शेषफल 9 आता है तो समझिए कि यह चैत का अधिमास था। दोनों सूत्रों से जांचने के बाद यह पता चला कि 408 ईस्वी में चैत का अधिमास था, अर्थात 2 चैत साथ साथ लगे हुए थे। फाहियान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक साल सेकेंड मून में 8वीं तिथि को जुलूस निकलता था और 408 ईस्वी में सेकेंड मून में 8वीं तिथि चैत शुक्ल अष्टमी होगी, इसलिए कि उस साल चैत अधिमास था। फाहियान ने जुलूस का सविस्तार वर्णन किया हुआ है। इस दिन 4 पहियों का रथ बनाया जाता था और रथ 20 हाथ ऊंचा और स्तूप के आकार का बनता था। बीच में मार्गदाता बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी। बड़े पैमाने पर लोग जुलूस में शामिल होते थे। नाचते गाते प्रमुख लोग औषधालय स्थापित किया करते, गरीब, अपंग, अनाथ, विधवा आदि की सहायता करते थे। वैद्य बीमार लोगों की चिकित्सा भी करते थे। यही तो उस महान सम्राट अशोक भी किया करते थे। अशोक जयंती पर सम्राट अशोक की राह पर चलकर भारत की जनता अपने इस महानायक को सच्चे अर्थों में नमन करती थी, सच्ची श्रद्धांजलि देती थी। फाहियान की पुस्तक का अनुवाद करने में जेम्स लेगी से थोड़ी सी चूक हुई कि उन्होंने सेकेंड मून को दूसरा महीना लिख दिया। परिणाम इसका यह हुआ कि भारत के इतिहासकारों ने उसे बैसाख बना दिया। इसका सटीक अनुवाद रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम में हार्वर्ड ए गाइल्स ने किया है। सेकेंड मून में 8वीं तिथि
सेकेंड मून की 8वीं तिथि शक संवत 330 में चैत शुक्ल अष्टमी होगी। और इस पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2020 में जब इस पुस्तक को लिख रहे थे तब उन्होंने इसका आकलन किया था। उसके हिसाब से सेकेंड मून की 8वीं तिथि शक संवत 330 में चैत शुक्ल अष्टमी होगी। और आज 1 अप्रैल 2020 को भारत में अशोक जयंती मनाई जा रही है। फाहियान ने जिस अशोक जयंती का आंखों देखा हाल लिखा है वह 19 अप्रैल 408 ईस्वी को मनाई गई थी। स्ट्रैबो ने लिखा है कि भारत में जन्मदिन मनाने की परंपरा मौर्य शासकों से ही आरंभ की गई। सम्राट अशोक की जन्म तिथि के बारे में नए तथ्यों को खोजकर आज उन्हें जन्मदिन पर नमन करता हूँ, ऐसा राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। सम्राट अशोक के एक छोटे भाई थे जो अरहत थे, घर द्वार अपना त्याग चुके थे, गृद्धकूट पर रहते थे। बड़ी शांत और एकांत जगह थी। यही बुद्ध ने बिंबिसार को बौद्ध धम्म में दीक्षित किया था। अशोक अपने छोटे भाई से बेहद प्यार करते थे। वे चाहते थे कि छोटा भाई घर आए, उसे खिलाएं और राजभवन में रखें, परंतु छोटे भाई को वहीं शांति थी, उन्हें राजधानी पसंद नहीं थी। सम्राट ने अपने छोटे भाई से कहा कि पाटलिपुत्र चलो, वहीं तुम्हारे लिए कृत्रिम पर्वत बनवाए देता हूँ, गुफा भी तुम्हारी शांति कोई नहीं तोड़ेगा। और अंतोगत्वा सम्राट का आदेश हुआ। अगले दिन अपने छोटे भाई के लिए पाटलिपुत्र में कृत्रिम पर्वत और उसमें गुफा बनवा डाले। छोटे भाई पाटलिपुत्र गए या नहीं, इसका वर्णन या विवरण नहीं मिलता है। फाहियान ने अपनी डायरी में 27वें भाग में अशोक के इस भाई के प्रेम की दास्तान बड़े ही मनोयोग पूर्वक लिखी है। गुफा का विवरण देते हुए फाहियान ने लिखा है कि यह 30 हाथ लंबी, 20 हाथ चौड़ी और 10 हाथ से अधिक ऊंची थी। कोई 500 वर्षों बाद फाहियान को ये निशानियां दिखाई दी होंगी। अपने बेटा बेटी के लिए आदमी क्या नहीं करता है, और यदि राजा हो तो उसका कहना ही क्या। भारतीय इतिहास में महान सम्राट अशोक द्वारा अपने ही बेटा बेटी को मानव कल्याण के लिए चीवर पहनाकर विदेश भेज देने का एक विरल उदाहरण मिलता है, अनोखा उदाहरण है। ऐसा कि बेटा बेटी अपने देश में जीने क्या मरने भी नहीं आए। हजारों साल से सुनते आए हैं कि सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र बौद्ध धर्म के संदेशों को लेकर श्रीलंका गए थे। श्रीलंका के एक मामूली स्तूप के एक मामूली पत्थर पर जो अम्पारा जिले के राजंगला में स्थित है, इसका प्रमाण मिला है कि महेंद्र थेर श्रीलंका गए थे। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पानगुरिया बौद्ध विहार है और पानगुरिया में अशोक के 2 शिलालेख और एक यष्टिलेख मौजूद है। सभी की भाषा प्राकृत और लिपि धम्मा लिपि, जिसे आज ब्राह्मी कहते हैं, वो है। पहली तस्वीर अशोक के शिलालेख की है और दूसरी यष्टिलेख की। यष्टिलेख पर अशोक की बेटी संघमित्रा द्वारा दान दिए जाने का विवरण अंकित है, जिससे संघमित्रा की पुरातात्विक ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है, पुष्टि होती है उसकी। अशोक के शिलालेख पर एक जो प्रमुख बात लिखी है वो यह लिखी है कि राजा जो पियदसी नाम से जाने जाते थे, एक बार उपनीत बिहार की तब यात्रा की जब कुमार संभव की मां ने देश की प्रशासनिक जिम्मेवारी दी थी। कुमार संभव संभवतः अशोक के परिवार के जान पड़ते हैं और मानेम देश सीहोर
का इलाका रहा होगा। आसपास में कोई शैलाश्रय है। शैलाश्रय बौद्ध भिक्षुओं के आवास और साधना स्थल हुआ करते थे। स्थानीय भाषा में इसे सारूमारू की कोठड़ी बोलते हैं। इसके आसपास छोटे छोटे कई स्तूप हैं और एक बड़ा स्तूप भी है। आप चित्र में स्तूपों को देख सकते हैं। अंतिम तस्वीर अशोक के शिलालेख का लिपि रेखांकन है, जिसमें लिखा हुआ है पियद सिनाम राजा कुमार संभव मानेम देशे उपनीत बिहार याताया। नाम में भी कुछ रखा है। अपनी जिस रानी का नाम सम्राट अशोक ने स्वर्णाक्षरों में पत्थरों पर लिखवाया है, ये शिलालेख कौशाम्बी अभिलेख में है। वह रानी कालुवाकी थी, जिस पर आज तक कोई भी साहित्यकार ने अपनी कलम नहीं चलाई है। कालुवाकी के रानी शिलालेख पर लिखा है कि देवानंग पियासा वाचनेना सवत महमता वतविया ये हेता दुति याये देवी ये दाने अम्बा वडिका व आलमे व दान गहे व ए व पी अन्य किच्छी गणयति ताये देव्ये से नानी हेवं ना दुतिपाए देव्ये ती तीवलमातु कालू वाक्य। इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपनी दूसरी रानी तीवल माता कालुवाकी की इस प्रार्थना को पूरी करने का महामात्य को आदेश देते हैं कि रानी जो भी आम्रवाटिका, आराम, दानगृह व अन्य जो भी दान देती हैं वे सभी उनके नाम में अंकित करें। अशोक के पुरातत्व में इसी पुत्र का नाम मिलता है। जिस रानी का कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है वह रानी तिस्रक्षिता है और जिस पर आज तक ना जाने कितने नाटक, कहानियाँ और अन्य साहित्य लिखे गए हैं। काश कालुवाकी का नाम ऋचा श्रद्धा या कुछ ऐसा ही आर्यवादी होता। समझा क्यों बुद्ध की पत्नी का असली नाम कच्चाना साहित्य से गायब है और बाद का दिया हुआ नाम यशोधरा विश्व जगत में विख्यात है। आखिर कच्चाना, कालुवाकी जैसे नाम और आर्यवादी जो ठहरे। सम्राट अशोक के सिर्फ एक पुत्र का पुरातात्विक सबूत मिलता है। उस पुत्र का नाम तीवर या तीवल था। बाकी किसी भी उनके पुत्र का नाम शिलालेखों में अंकित नहीं मिलता। तीवर का नाम अपनी मां के नाम के साथ इलाहाबाद के स्तंभ लेख पर खुदा हुआ है। तस्वीर उसी स्तंभ लेख की है। तीवर संभवतः अशोक का तीसरा पुत्र था, इसीलिए उसका नाम तीवर था। जो भी हो, ये तो यह है कि एक पिता अपने पुत्र का नाम कोई अच्छा सा रखा होगा, परंतु संस्कृत में तीवर का अर्थ वर्णशंकर पुत्र होता है। शायद इस अर्थ में सम्राट अशोक अपने पुत्र का नाम नहीं रखा होगा। ये संस्कृत वालों ने तीवर का अर्थ बिगाड़ दिया है। जिस यूनान के सिकंदर का इतिहास में ढोल पीटा जाता है, उसी यूनान का दूत मेगास्थनीज ने बताया है कि पटना में मौर्यों के शाही महल के मुकाबले फारसी साम्राज्य में सूसा और एकबटाना के शाही महल कुछ भी नहीं थे और यह वही फारसी साम्राज्य है जो सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था। अशोक का मूल्यांकन अभी बाकी है।
जिनका साम्राज्य दुनिया के 22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, जिनका शासन दुनिया की 33% आबादी पर था, वो महान सम्राट अशोक थे। पश्चिमोत्तर भारत की जिस वैज्ञानिक सरहद को हजारों साल पहले सम्राट अशोक ने छू लिया था, उसे छूने के लिए अंग्रेज तो बंदूक लिए ताजिंदगी ललचाते रहे और उसे नहीं छू पाए। वो सम्राट अशोक महान थे। हमें सबसे प्राचीन पुरातात्विक रिकॉर्ड में कनक मुनि, बुद्ध, प्रसेनजित और अशोक के जो नाम मिलते हैं वे क्रमशः कोड़ागमन, बुद्ध, पसेन और अशोक मिलते हैं। कोड़ागमन, बुद्ध, पसेन और अशोक जैसी उच्चारण रीति प्राकृत भाषा की ही है। ये सभी नाम इन व्यक्तियों के समय के हिसाब से निकटतम दूरी के हैं। कनक मुनि, बुद्ध, प्रसेनजित और अशोक जैसी उच्चारण रीति संस्कृत की है। प्राचीन पुरातात्विक रिकॉर्ड में इस उच्चारण रीति के नाम नहीं मिलते हैं। इससे जाहिर है कि कोड़ागमन, बुद्ध, पसेन और अशोक जैसे प्राकृत भाषा के नामों को बाद में संस्कृत भाषा की उच्चारण रीति में तब्दील किया गया। इससे साबित होता है कि संस्कृत का विकास प्राकृत भाषा से हुआ। अब इसके आगे अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।